चलो छोटी देखो शुरू करते हैं अब इधर। चलो हम लोग एक बार फिर से बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 मानव प्रजनन तंत्र, है ना, सॉरी लेक्चर नंबर क्या है जी, यहाँ पे 5 है ना। चलो इसको हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। हम लोग इसके पीछे नर जनन अंग को देख लिए थे। नर जनन अंग क्या होता है क्या नहीं होता है ना। नर जनन अंग में कौन कौन से संरचना रहता है, ये सारा का सारा चीज हम लोग देख लिए थे। वास डिफरेंशिया क्या होता है, वास डिफरेंशिया क्या होता है ना। इम्फ्रेंशिया क्या काम करता है, डिफरेंशिया क्या काम करता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है। फिर हम ये भी पढ़ चुके थे कि कहाँ पे शुक्राणु बनता है, कहाँ पे अंडाणु बनता है, ये सब हम लोग, सॉरी शुक्राणु कहाँ बनता है ये देख लिए थे, है ना। फिर वीर्य वो शुक्राणु कहाँ पे आके इकट्ठा होता है, कितने दिनों में बनता है शुक्राणु, है ना। लगभग कितना जी, 74, हाँ 70 से 74 दिन टोटल, है ना। और वहाँ पे रुकता है अधिवृष्ण में कितना दिन दीजिए, हाँ 25 से बोल सकते हैं 30, चाहे 20 से 30 दिन बोल सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोग अच्छी तरह से जान गए थे, है ना। तो चलिए ये भी जान गए थे कि टेस्टोस्टेरोन को ही क्या कहते हैं जी, एंड्रोजन कहते हैं, और एंड्रोजन को ही टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं मेल हार्मोन। ये हमेशा आते रहता है एंड्रोजन, समझे ना। तो एंड्रोजन हमेशा आते रहता है, तो आप लोग को याद रखना है कि एंड्रोजन क्या है जी, मेल हार्मोन है, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ही दूसरा नाम एंड्रोजन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर याद रखिएगा, समझे। चलिए अब यहाँ पर याद रखो, हम ये सब पढ़ चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ना है क्या जी, वीर्य। क्या पढ़ना है, थोड़ा सा वीर्य के बारे में पढ़ लेना है, सीमेन के बारे में हल्का सा पढ़ लेना है, और उसके बाद ये तुम्हारा पूर्ण रूप से पुरुष जनन अंग खत्म हो जाएगा। वीर्य एक सफेदी, क्या क्या है जी, वीर्य एक सफेद भूरे रंग का एक तरल पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है जी, तरल पदार्थ होता है, समझे ना। जो शुक्राणु, जो क्या होता है जी, शुक्राणु के परिवहन, सुरक्षा और पोषण प्रदान करने के लिए होता है, समझी। वीर्य क्या होता है छोटी, एगो सफेद भूरे रंग का एक तरल पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, जो क्या करता है, शुक्राणु को परिवहन मतलब चलने में, है ना, सुरक्षा मतलब उसको प्रोटेक्शन, ठीक, और पोषण मतलब उसको भोजन के इस सब में सहायता करता है। यह आम तौर पर क्या होता है जी, संभोग के बाद स्खलन के दौरान आपके लिंग, यानी जो लिंग जो होता है, यहाँ बोलेंगे, यहाँ ये लिख सकते हैं कि पुरुष, पुरुष के लिंग से क्या होता है जी, ये निकलता है ना। तो याद रखना है कि वीर्य क्या है, वीर्य एक सफेद रंग का है ना। वीर्य क्या होता है जी, सफेद भूरे रंग का होता है, समझे। यह जो होता है वो शुक्राणुओं को क्या करता है ना, चलने में मदद करता है, ठीक, पोषण देता है, सुरक्षा प्रदान कराता है। और ये कब निकलता है जी, जब ये संभोग होता है ना। इसको बोलते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं क्या, शारीरिक संबंध बोलते हैं, है ना। इस समय क्या होता है जी, यहाँ पर ये स्खलन के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल आता है। वीर्य क्या होता है जी, पुरुष के, यहाँ लिख सकते हैं पुरुष आपके, चाहे पुरुष के, है ना। पुरुष के लिए वहां पे किया गया है वो आपका, ठीक है। पुरुष के अंडाश क्या है, अंडकोश, अंडकोश के शुक्राणु साथ साथ आपके वीर्य पुटिकाओं और प्रोस्टेट ग्रंथि के तरल पदार्थ शामिल होते हैं। हम बताए थे आपको कि वीर्य में क्या रहता है जी, वीर्य में क्या होता है, वीर्य में होता है शुक्राणु, शुक्राणु होता है ना, कितना परसेंट होता है ये, 10% होता है। फिर एक में प्रोस्टेट ग्लैंड के, प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव कितना होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव लगभग होता है ये 60 से ना, हाँ यहाँ पे देखो 70 से 80%, कितना होता है, 70 से 80%, ठीक है। और ई वाला जो होता है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये क्या होता है जी, यहाँ होता है बो यूरेथ्रल
एरिथ्रल। एक ई जो होता है तो लगभग कितना होता है जी, 15 से लेके 20% तक ये होता है। कितना होता है? 15 से लेके 20% तक ये होता है। समझे? तो ये इसका सीक्वेंस होता है, समझे ना। और ये सब क्या रहता है जी, ये सब प्रोटीन, फैट, वसा ये सब रहता है। और ये शुक्राणु सिर्फ 10% रहता है। समझे? कोई इसमें दिक्कत नहीं ना? बोलिए। अब देखो, मैथुन के समय शिश्न के शीर्ष भाग में क्या होता है जी, स्थित मूत्र जनन छिद्र से जो द्रव्य निकलता है क्या है जी, वही क्या है, वीर्य है। देखो अभी हम बताएं यहाँ पे आपको कि कितना, जो मैथुन के समय, मैथुन मतलब क्या, कॉपुलेशन बताए थे, यानी क्या, संभोग बताए थे। संभोग मतलब क्या, यानी शारीरिक संबंध। ठीक है। उस समय क्या होता है जी, जब शिश्न से, यानी बोल सकते हैं कि उससे एक तरल पदार्थ निकलता है, उसी को वीर्य कहते हैं। एक हम बताए थे क्या क्या रहता है जी, पूरस्थ यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का रहता है, शुक्राणु रहता है, और शुक्राशय द्रव यानी शुक्राशय से भी निकला हुआ एक द्रव रहता है यहाँ पे। समझे ना। फिर वहां पर क्या होता है छोटे, यहाँ पे ये वीर्य है। ठीक। वीर्य में उपस्थित शुक्राणु कितना होता है, 10% को छान कर, अगर देखो, अगर एकरा से सीमेन में से क्या करते हैं हम लोग जी, सीमेन में से अगर वीर्य को क्या करते हैं हम लोग ना, सॉरी, सीमेन में से यानी वीर्य में से शुक्राणु को अगर हम लोग निकाल देते हैं तो क्या कहलाता है जी, याद रखना है ना, क्या कहलाता है उसको, सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है वो, सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है। हाँ, पूरा निकल जाएगा तब वो कहलाएगा। ठीक है। अब देखो, एक स्वस्थ पुरुष में एक बार में स्खलन कितना होता है जी, 2 से 5 मिलीलीटर होता है। समझे? यानी लगभग वही 2 से 5 ग्राम तक लगभग ये वीर्य निकलता है एक बार में। समझे ना। अब देखिए, वीर्य का स्वभाव थोड़ा क्षारीय होता है। कैसा होता है इसका स्वभाव जी, क्षारीय, है ना। होता है, इसका पीएच मान जो होता है कितना होता है जी, 7.2 से लेकर कितना होता है, 7-8 तक यहाँ पर होता है। याद रखिएगा कैसा है, होता है जी, क्षारीय होता है ना। और इसका पीएच मान कितना होता है छोटी, तो 7.2 से लेके 8 तक होता है। जो योनि के अम्लीयता, जो अम्लीय वातावरण रहता है उसको भी ये शुक्राणु क्या करता है जी, वहां पे शुक्राणु को देखो, वीर्य जो होता है वो क्या कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय क्यों होता है, क्योंकि तुम पढ़ी थी कि जब इसको अम्लीयता, अगर शुक्राणु को अम्लीय अगर माध्यम मिल जाए तब ये क्या हो जाएगा छोटी, ये नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर ये रहता है क्षारीय, कि जब ये जाएगा आपस में और अम्ल और क्षार मिल जाएगा तो कैसा बन जाएगा जी, अम्ल बन जाएगा। और जब वो अम्ल बन जाएगा तो शुक्राणु आराम से बचा हुआ रह जाएगा। ठीक। वीर्य देखियो थी, वीर्य देखना चाहते हो कैसा होता है, छोटी देखना चाहते हो, दिखाए यहाँ पे। देखो, वीर्य जो होता है उसको करने गया जी, हाँ, ये होता है वीर्य। ठीक। ये क्या है जी, ऐसा होता है वीर्य। ठीक ना। ये कैसा है, ये हल्का सा धूसर रूप में रहता है। ठीक ना। ये तुमको क्या क्या बोलेंगे, सफेद बोलते हैं। क्या होता है इसमें जी, ये सफेद होता है, ऐसा ये वीर्य है। ठीक है। कोई यहाँ पर दिक्कत, बोलो। और इस वीर्य में देखो, इस वीर्य में ये क्या होता है जी, शुक्राणु होते हैं, है ना। इस वीर्य में क्या होता है, ऐसा शुक्राणु। इसको माइक्रोस्कोप पर देखला पे ना ऐसा हम लोगों को दिखाई देता है। ठीक। ये देखो, हाथ से अगर वीर्य को ऐसा किया जाता है तो ऐसा एकदम गाढ़ा रूप में ऐसे उठता है ना। ये ऐसा क्या होता है जी, यहाँ पर ये वीर्य होता है। ठीक। तो चलो, हम लोग क्या देख लीजिए, यहाँ पर वीर्य को हम लोग पढ़ लिए, समझे ना। ये वीर्य का अभी बताओ, ये वीर्य कैसा होता है जी, वीर्य जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक। कोई दिक्कत। फिर इसका पीएच मान कितना होता है, 7.2 से लेके 8.0 तक होता है ना। फिर उसके बाद एकरा में क्या रहता है जी, 90% तक एकरा में रहता है प्रोटीन, वसा, है ना, ये सब रहता है। और इसमें 10% क्या रहता है जी, शुक्राणु रहता है। 10% क्या रहता है छोटी, शुक्राणु।
शुक्राणु इसमें होता है ना। तो इतना आप लोगों को इसमें से याद रखना है। क्षारीय माध्यम क्यों होता है? इसमें उपस्थित शुक्राणु को मदद पहुंचाने के लिए, यानी उसको जीवित रखने के लिए रहता है, ठीक ना। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना? बताइए कितना निकलता है? 2 से लेके एक बार में कितना निकलता है जी? 2 से 5 ml ये निकलता है एक बार में, समझे। ये कहाँ इकट्ठा होता है जी? वीर्य कहाँ इकट्ठा होता है? शुक्राशय में। कहाँ होता है? शुक्राशय में ये इकट्ठा, शुक्राशय में इकट्ठा होता है ना। और ये कब निकलता है जी? जब ये कोई फीमेल और मेल जब क्या करते हैं, संभोग करते हैं, तो मेल के शिश्न से ये बाहर निकलता है, मेल के शिश्न से ये बाहर निकलता है, ठीक। कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब चलते हैं हम लोग कहां? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब देखो हम लोग इतना पढ़ लिए है ना, तो ये सब जितना भी पढ़े हम लोग, तो देखो हम पढ़ाए हैं, तो इसमें ज्यादातर क्या है जी, तुम्हारे किताब से बहुत ऊपर जाके पढ़ाया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी में इतना नहीं है ना। एनसीईआरटी का हर एक लाइन यहाँ पर पढ़ाए हैं, समझे ना। लेकिन एनसीईआरटी के बाहर भी जाके हम यहाँ पे पढ़ाए हैं, समझे, ठीक ना। क्योंकि नॉलेज हो, और इस समय नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझे। अब देखिए मादा जनन अंग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है ना। अब देखिए तब में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बताए थे कि बताओ सबसे पहला जो होता है, जो प्राथमिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उस कौन है जी? अंडाशय है। और मेल में क्या था? वृषण था, हम पढ़ा चुके थे, है ना। देखो स्त्री जनन तंत्र यानी क्या है जी? महिला शरीर के उन, क्या बोल सकते हैं जी, उन आंतरिक और बाहरी अंगों का समूह है जो प्रजनन यानी अंडाणु, और क्या है जी, अंडाणु उत्पादन, मासिक धर्म, निषेचन, भ्रूण के विकास के लिए क्या करता है जी? काम करता है। इन सभी के लिए काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? मादा जनन अंग बोलते हैं। मादा जनन अंग जो होते हैं, कुछ बाहरी अंग होते हैं और कुछ क्या होते हैं जी? भीतरी आंतरिक क्या है उसका? आंतरिक अंग बोलते हैं। यहाँ पर आप देखिए इसमें, तो ये क्या है जी? एनसीईआरटी का आपका बुक के फिगर है ना। ये एनसीईआरटी बुक के क्या है जी? ये फिगर है, समझे। ये क्या है? एक मादा जनन अंग है, समझे। मादा जनन, इस मादा जनन अंग में सबसे प्राथमिक अंग जो होता है वो कौन है जी? ओवरी है। ये कौन है? ओवरी, है ना, जिसको हम लोग अंडाशय हिंदी में बोलते हैं, समझे। अब उसके बाद जो होता है कि अगर देखिए, अगर फीमेल में हर एक ऑर्गन है, समझे। अगर ये नहीं होता है या अंडाशय में कुछ खराबियां आ जाती हैं, तब वो फीमेल क्या हो जाती हैं जी? उसको लोग बांझ कहता है। क्या कहता है उसको? बांझ कहता है ना। तो यहां पर आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है ना, ये एक सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। क्योंकि देखो कोई भी फीमेल होती है, उसकी इच्छा क्या होती है जी? कि हम अपने जीवन में एक बार माँ जरूर बने, है ना, समझे। तो ये जो है ना कि यही क्या है, अगर ये नहीं होगा तो वो माँ नहीं बन, कोई भी लड़की जो है वो माँ नहीं बन सकती है ना। क्यों नहीं? क्योंकि यहीं से क्या निकलता है? अंडाणु यहां से निकलता है। अंडाणु यहां से निकलकर आता है फॉलोपियन ट्यूब में, और वहां पर निषेचन होता है, और गर्भ में क्या होता है जी? बच्चे का विकास होता है, समझे। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, समझे ना। तो प्राथमिक आपसे पूछा जाए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी फर्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है जी? तो बोलना है अंडाशय। यानी प्रथम महिला जनन अंग कौन होता है? तो बोलना है अंडाशय होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि यहां से अंडाणु निकलता है, समझे। अब उसके बाद आते हैं, फिर जितना भी है वो सब क्या है जी? सेकेंडरी ऑर्गन है, नॉट अ प्राइमरी ऑर्गन, समझे। अब यहां पर देखिए, तो यहाँ पे अब आते हैं, तो इसमें देखने को मिलता है कि इसके ऊपर जो है ये वाला तुमको पूरा यहां से यहां तक देखने को मिलता है, क्या है जी? फॉलोपियन ट्यूब, है ना,
जिसको डिंब वाहिनी भी बोलते हैं, चाहे अंडवाहिनी भी इसको बोलते हैं। अंडवाहिनी कहने का मतलब नाम सुनो, अंडवाहिनी यानी अंडाणु को जो ढोने का कार्य करता है, या अंडाणु को जिसमें प्रवाह यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, वो क्या है जी, अंडवाहिनी है, या उसको डिंब वाहिनी भी कहते हैं। समझे? अब उसके बाद देखिए इसमें दोनों तरफ होता है, ये नहीं कि एक होते हैं। ये देखिए पहले याद रखिएगा कि अंडाणु जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं, दोनों तरफ जोड़े में होते हैं, है ना। और यहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब भी क्या होते हैं जी, जोड़े में होते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक संरचना देखने को मिलेगा, इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, गर्भाशय, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूटरस। समझे ना। अब इसमें में 3 भाग होता है। एक कौन होता है जी, अंतः वाला यानी अंतः स्तर, फिर होता है पेशीय स्तर, और फिर क्या होता है जी, बाहरी वाला स्तर होता है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, इस सबको बारी बारी से हम लोग देखेंगे भी, समझे ना। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि यहाँ पर क्या होता है जी, इसके जैसे ही नीचे आएगी, गर्भ के नीचे आएगी, तो ये क्या होता है जी, ये होता है ग्रीवा, है ना। क्या होता है, ग्रीवा, यानी गर्भाशय का ग्रीवा। फिर होता है यहाँ पर ग्रीवा का नाल यानी ओपनिंग, और सबसे नीचे ये क्या होता है जी, योनि होता है, जिसको विजाइना बोलते हैं। समझे? अब यहाँ पर देखिए, चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा क्या होता है जी, अंडाशय होता है, हम आपको बता चुके हैं। समझे ना। फिर उसके बाद है क्या कि एक जोड़ा डिंब अंडवाहिनी या ओविडक्ट, या बोलो कि फलोपियन ट्यूब होता है। फिर गर्भाशय यानी यूट्रस, एक गर्भाशय क्या होता है जी, ग्रीवा यानी सर्विक्स होता है, और फिर क्या होता है जी, योनि यानी विजाइना होता है ना। और बाहरी जनन इंद्र यानी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन भी यहाँ पे शामिल होते हैं, जो कि श्रोणि गुहा में स्थित होते हैं। श्रोणि गुहा बताए थे कि इस ऑर्गन को क्या बोलते हैं जी, श्रोणि गुहा, यानी कमर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रोणि गुहा। अब यहाँ पर देखिए जनन तंत्र के ये सभी अंग एक क्या होता है जी, जोड़ा अस्तर यानी जोड़ा स्तन ग्रंथ यानी मेमोरी ग्लैंड के साथ संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से संयोजी होता है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्तन, स्तन जानते हैं क्या होता है ना। और स्तन में ही क्या होता है जी, यहाँ पे स्तन ग्लैंड होता है, यानी मेमोरी ग्लैंड होता है ना। जिससे माँ क्या करती हैं जी, बच्चों को दूध पिलाती हैं, उसी को बोला जाता है स्तन। और उसी में क्या होता है जी, यहाँ पर ग्लैंड होता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं, या स्तन ग्लैंड कहते हैं। समझे? जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्जन यानी ओव्यूलेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, फिर क्या होता है जी, संभरता यानी प्रेगनेंसी, ठीक है, यानी गर्भाधारण, फिर शिशु का जन्म तथा शिशु के देखभाल की प्रक्रिया में सहायता मिलता है ना। तो ये सब प्रक्रिया कहाँ होता है जी, ये सब जनन अंग के द्वारा ही होता है। समझे? अब देखिए इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि स्त्री जनन अंग में आंतरिक संरचना भी होता है और बाह्य संरचना भी होता है। तो आंतरिक संरचना आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि कितने हैं जी, यहाँ पर लगभग 5 हैं, है ना। और यहाँ पे बाहरी संरचना कितना है जी, 3 है ना। आंतरिक में कौन कौन है, अंडाशय है, फिर क्या है, अंडवाहिनी यानी फलोपियन ट्यूब, गर्भाशय इसको यूट्रस या ओम भी कहते हैं, और ग्रीवा यानी सर्विक्स, योनि यानी विजाइना। और बाहर में जो होता है क्या होता है जी, यहाँ पे प्यूबिक्स के मॉन्स होता है ना, लिबिया मेजोरा होता है, और लिबिया माइनोरा होता है। इसको एगो हाँ, लिबिया मेजोरा और लिबिया माइनोरा, एक होता है कौन जी, क्लिक्टोरिक, है ना, क्लिक्टोरिस, यानी इसको भग शेष बोलते हैं, मतलब भग शेष। अभी दिखाते हैं क्या क्या होता है, सब फिगर के अनुसार हम लोग देखते चलेंगे। समझे ना। अभी यहां पर देख रहे हैं क्या जी, क्या है, स्त्री जनन अंग है। क्या है ये, स्त्री जनन अंग है। समझे ना। ये स्त्री जनन अंग में आप लोग अच्छी तरह से देख रहे होंगे कि यहां पर जो है ये यूट्रस है ना। यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, तो ये क्या दिख रहा है जी, फॉलोपियन ट्यूब, और यहाँ पे अंडाशय है ना।
अंडाशय से क्या निकलता है जी, यानी ओवरी ओवरी से निकलता है ओवम ओवम निकलता है, और वहां जाके ये यहाँ पर आता है, और यहाँ पर आकर क्या करता है जी, यहाँ पे वो अपना बच्चे को डेवलप करता है, समझे ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है जी, ये देखो ओरिजिनली में ऐसे ये जो फिगर हम लोग देखते हैं ना, ये जो फिगर देखते हैं क्या है, एक बनाया हुआ है उसको मतलब अथी करके, ठीक। लेकिन ऐसे संरचना जो इकट्ठा होता है फीमेल में, वो ऐसे ही होता है, समझे। ऐसे ही यहाँ पे यूट्रस होता है, यहाँ पे इधर होता है, यहाँ पे ये सब विजाइना होता है, यहाँ पे क्या उसको बोलते हैं, मूत्राशय होता है ना। ऐसे करके यहाँ पर ये होता है, ठीक है। तो देखो इसमें अभी आप वहां पर जो देखें, यहाँ पर जो एक्सटर्नल ऑर्गन देखें, कौन कौन है जी एक्सटर्नल ऑर्गन, अंडाशय, अंडवाहिनी, देखो यहाँ पे अंडाशय आप देख लिए, इंटरनल ऑर्गन है, शरीर के अंदर में होने अंदर में है। फॉलोपियन ट्यूब ये दूसर का बताएं, है ना, ये पहल का दूसर का। फिर उसके बाद क्या जी, तीसर का यानी गर्भाशय। फिर क्या है जी यहाँ पर चौथा यानी ग्रीवा, और यहाँ पंचमा ये क्या है जी, योनि, है ना। तो आप लोग इसको अच्छा से देखें। हाँ बाहर वाला दिखा रहे हैं, बाहर वाला सब सब बताएंगे, सब बताएंगे भैया, काहे चिंता कर रहे हो। इनका फिगर बनने का लिए एगो फिगर भी मैंने ही लिए ऐड किए हैं। एगो फिगर भी ऐड इसमें नहीं किए हैं हम। यही होता है ना, बार बार करने पर फिगर भी ऐड नहीं होता है। चलो देखो, ये हो गया। देखो यहाँ पर ये सब जो है, ये सब आंतरिक भाग है ना। आंतरिक भाग में क्या है जी, यूट्रस, ये क्या है, मूत्राशय है ना। फिर यहाँ पर ये क्या है जी, देखो इधर ग्रीवा है, इधर मलाशय है, फिर यहाँ पर ये योनि है, योनि का द्वार है ना, समझे ना। अब यहाँ पर देखो ये, फिर यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा कि ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं जी, यहाँ पर देखो नमा भुला गए इसके, हम बार बार भुलाए थे, दिक्कत होता है। हाँ प्यूबिस मॉन्स, इसको क्या बोलते हैं जी, प्यूबिस मॉन्स कहते हैं इसको, है ना। यानी इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि हेयर, ये क्या है जी, यहाँ पर हेयर होता है ना। यहाँ पर जो हेयर होता है उसको बोलते हैं प्यूबिस मॉन्स बोलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक उंगली नमा क्या होता है जी, यहाँ पे एक अंगुली, अंगुली नुमा, एक अंगुली नुमा क्या है यहाँ पर होता है, एक रचना होता है। क्या होता है जी, यहाँ पर एक रचना होता है, रचना होता है। इस रचना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिक्टोरिस कहते हैं, है ना। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर याद रखना, विजाइना में क्या होता है जी, दो गो ओपनिंग होता है। विजाइना में कितने ओपनिंग होते हैं, दो गो ओपनिंग होते हैं, है ना, ओपनिंग होते हैं। एक जो होता है ऊपर में होता है ना, यहाँ पे ऊपर में होता है, जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, यूरेथ्रल ओपनिंग। इससे क्या निकलता है जी, इससे जो होता है मूत्र बाहर आता है, मूत्र क्या होता है यहाँ पे बाहर आता है, समझें। और एक जो होता है यहाँ पर ये, इसको बोलते हैं विजाइनल ओपनिंग। क्या बोलते हैं इसको जी, विजाइनल ओपनिंग होता है। इसी से क्या होता है जी, बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, समझे ना। तो यहां पर ये क्या है देखो, तो यहां पर ये सब है, ठीक। और इस भाग को हम लोग, ऊपर वाला भाग को बोलते हैं लिबिया, लिबिया, लिबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं इसको, लिबिया मेजोरा, मेजोरा, लिबिया मेजोरा।
और इस जो ई वाला तुमको इस भाग दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐसा ई भाग है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं जी, लिबिया माइनोरा, लिबिया माइनोरा, है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, समझें कि ये क्या होता है जी, बाहरी जनन अंग होता है। ये जो होता है लिबिया मॉन्स जो होता है वो हेयर होता है ना। ये पता है हेयर क्यों रहता है यहाँ पे, ये हेयर इसलिए होता है कि ये इस ओपनिंग को क्या करके रखे जी, सुरक्षा करके रखे। इस ओपनिंग को सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर एक हेयर होता है। याद रखिएगा। अभी बताए हम कि क्लिटोरिस क्या होता है, तो क्लिटोरिस एक उंगली नुमा रचना होता है, या बोल सकते हैं कि पेनिस के जो होता है वो समतुल्य होता है, जस्ट पेनिस के जैसा होता है। फिर आपको हम बताएं कि इस पे दो गो और होता है, कौन जी, लिबिया मेजोरा और लिबिया माइनोरा। तो जो यहाँ पर जो यहाँ ओपनिंग होता है, इस ओपनिंग के जो सबसे बाहर इस वाले भाग होता है ना, है इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं जी, लिबिया मेजोरा कहते हैं। और इसके अंदर, जस्ट इसके अंदर में एगो भाग होता है, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं जी, लिबिया माइनोरा कहते हैं। इसमें कितने ओपनिंग होते हैं, तो इसमें दो गो ओपनिंग होता है। एगो से क्या निकलता है जी, मूत्र, और एक से क्या निकलता है, यहाँ पे बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, इतना हम आप लोगों को इसमें बता दिए, है ना। तो ये बाहरी जनन अंग था, 1 2 और यहाँ पर 3, समझे ना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग चलते हैं अब आगे। अब हम लोग क्या देखेंगे जी, यहाँ पे अंडाशय, क्या देखेंगे, अंडाशय को देखेंगे, है ना। तो बताओ अंडाशय क्या था, हमारे फीमेल ऑर्गन का क्या था, प्राथमिक जनन अंग था, है ना। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो स्त्री के युग्मक यानी अंडाणु यानी ओवम को निर्माण करने का काम ये करता है। और ये साथ ही साथ क्या करता है जी, एस्ट्रोएड हार्मोन यानी यहाँ पर अंडाशयी हार्मोन का भी उत्पादन ये करता है, समझे। तो याद रखना है कि अंडाशय क्या होता है, कि प्राथमिक जनन अंग होता है, जो क्या करता है छोटी, यहाँ पे क्या करता है, ये जो है ये पहला कि अंडाणु को निर्माण करता है, दूसरा हार्मोन का भी निर्माण करता है। अब देखो ये होता कहाँ है, तो हम बताए थे कि ये उदर गुहा है, ये उदर गुहा के जस्ट ये नीचे होता है ना। दोनों तरफ अंडाशय स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई कितना होता है जी, इतना सेंटीमीटर लंबाई होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई होगा। चौड़ाई कितना होगा जी, 1.5 सेंटीमीटर होगा। और मोटाई कितना होता है जी, यहाँ पे, हाँ मोटाई कितना होता है, 1 सेंटीमीटर इसका मोटाई होता है, समझे। तो इतना छोटा ये कहाँ पे रहता है जी, हमारे यानी फीमेल के श्रोणि गुहा के अंदर में, यानी बोल सकते हैं कि उदर गुहा के नीचे वाला भाग में ये होता है। इसका लंबाई और चौड़ाई सब याद रखिएगा, समझे ना, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखो ये जो होता है गर्भाशय के दीवार से किससे जुड़ा रहता है जी, लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहता है। तुमको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि देखो तो यहाँ पे गर्भाशय की दीवार से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है, ये लिगामेंट है। क्या है जी, लिगामेंट है ना। क्या है छोटी, यहाँ पे लिगामेंट। तो ये लिगामेंट से क्या रहता है, ये जो अंडाणु है, सॉरी अंडाशय है, वो लिगामेंट से किससे जुड़ा रहता है जी, अमाशय के दीवार से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला क्या होता है जी, एपिथेलियल से, यहाँ पे एपिथेलियल उत्तक जो होता है उससे ढका हुआ होता है, जो कि एक अंड यानी अंडाशय पीटिका यानी ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। और यह पीटिका 2 क्षेत्रों, एक परिधीय वलकुट यानी पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और क्या करता है जी, अंदर में वो बनाता है क्या, मेडुला का निर्माण वो करता है, समझे। ये जो होता है पीटीए यानी ओवेरियन स्ट्रोमा जो होता है, ये आगे बढ़कर 2 भागों में बढ़ता है। एक बनता है कॉर्टेक्स और एक क्या बनता है जी, यहाँ पर
मेडुला का निर्माण होता है। समझे? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना छोटी? मतलब अभी जितना पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो, कोई दिक्कत छोटी सब्बा? अब देखो, प्रत्येक अंडाशय एक क्या होता है जी? अब वही वाला कहा गया ना। देखो, प्रत्येक अंडाशय जो होता है किससे ढका हो रहता है जी? एगो सरल घनाभकार उप इपिथेलियल यानी उत्तक से यहाँ पर जुड़ा रहता है ना, यानी ढका रहता है। जो अंडाशय के जो अंडाशय के सघन उत्तक यानी सघन संयोजी उत्तक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी? ओवेरियन स्ट्रोमोटा कहते हैं, से ये जुड़ा हुआ रहता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि प्रत्येक अंडाशय जो होता है कौन से उत्तक के द्वारा ये क्या रहता है जी? ढका हुआ रहता है। तो याद रखना है क्या बोलना है जी छोटी? सरल घनाकार यानी एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू, है ना। और ये किससे जुड़ा हुआ रहता है? अंडाशय किससे जुड़ा हुआ रहता है जी यहाँ पे? तो याद रखिएगा किससे? तरल संयोजी उत्तक, है ना। इसका नाम क्या है? ओवेरियन स्ट्रोमा। किसका? इसका नाम क्या है जी? ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा हुआ होता है। यह स्ट्रोमा दो विशिष्ट क्षेत्रों में विभक्त होता है। एक बाहरी परिधि यानी वल्कुट यानी कॉर्टेक्स में रहता है, और दूसरा का अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? मेडुला कहते हैं। समझे? अब देखिए थोड़ा सा इसका आंतरिक रचना देख लेते हैं। इसके अंदर में क्या होता है, रचना कैसे होता है, उसके बारे में इसमें जान लेते हैं। उपकला परत यानी एपिथेलियल परत जो होता है, लेयर जो होता है, अंडाशय क्या होता है जी? सबसे बाहरी परत होता है, जो सरल घनाकार उपकला उत्तक से बना होता है। स्ट्रोमा क्या होता है जी? यह एक अंडाकार मुख्य उत्तक है, जो बाहरी वल्कुट और क्या होता है जी? मेडुला में विभक्त होता है। ये स्टोमाटा किसमें, सॉरी, स्ट्रोमा किसमें बढ़ता है जी? दो भागों में बढ़ता है। एगो कॉर्टेक्स में, एगो मेडुला में बनता है ना। एगो कॉर्टेक्स जो होता है वो बाहरी भाग होता है, और मेडुला जो होता है वो आंतरिक भाग होता है। समझी? यहाँ पे परिधीय कॉर्टेक्स जो है, यहाँ ओवेरियन फॉलिकल यानी पुटक में विकास होता है। याद रखिएगा, ये जो वल्कुट यानी कॉर्टेक्स जो होता है वही क्या होता है जी? ओवेरियन फॉलिकल्स में यहां पर विभाजित होता है, यानी वहां पर विकसित होता है। समझे? फिर यहाँ पर मेडुला में क्या है जी? इसमें बहुत सारे रक्त वाहिनियां, तंत्रिका तंत्रिका कोशिकाएं, संयोजी उत्तक यहाँ पर प्रेजेंट होता है। पहला में क्या था जी? सबसे बाहरी भाग है। कौन भाग है यहाँ पे? उपकला परत, है ना। दूसरा में स्ट्रोमा है। तो स्ट्रोमा कितने भागों में बढ़ता है जाके? आगे जाके दो भागों में। एक होता है जो बाहर होता है, वो वल्कुट यानी कॉर्टेक्स। अंदर वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं जी? मेडुला। यहाँ पर देखो, ये वल्कुट जो होता है किसमें विकसित हो जाता है? ये ओवेरियन फॉलिकल्स में विकसित होता है। और ये जो होता है किसमें विकसित होता है जी? ये सॉरी, विकसित नहीं होता है। एकरा में क्या क्या रहता है? रक्त वाहिनियां होगा, तंत्रिकाएं होंगे, और संयोजी उत्तक भी यहाँ पर होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक। तो याद रहेगा ना कि वल्कुट से ही क्या बनता है जी? विकसित होके ओवेरियन फॉलिकल्स बनता है। देखो, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में होगा, है ना, एनसीईआरटी में। ठीक। तो यहां पर क्या है जी? पुटक, यानी ये क्या तुम्हारा बन रहा है? यहाँ पर देखो, ये बन रहा है ओवेरियन फॉलिकल्स बन रहा है। और ऐसे करते करते ग्राफियन पुटक बनता है, और फिर एक में अंडाशय का निर्माण यानी अंडाणु का निर्माण होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, प्रत्येक अंडाशय संयोजी उत्तक के बना एक परत यानी ट्यूनिका एल्बुजिनिया से आच्छादित, यानी ये क्या रहता है जी? ढका हुआ रहता है। याद रखना किससे ढका हुआ रहता है जी? ये हाँ, ट्यूनिका एल्बुजिनिया से रहता है। इस परत के नीचे क्या होता है जी? जनन एपिथेलियम का एक परत होता है। इस कोशिकाओं से क्या बनता है जी? यहाँ पर अंडाणु विकसित होता है। समझे? अंडाशय के एक आंतरिक भाग जंतुओं एवं संयोजी उत्तक का बना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा।
स्ट्रोमा के बारे में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत क्या? अब जनन एपिथेलियम के कई कोशिकाएं स्ट्रोमा में जाकर क्या होते हैं जी, यहाँ पर पुटकों का निर्माण करता है। पुटक मतलब ही बताए थे, कौन कौन पुटक? पहला एगो वलकुट होगा और फिर क्या हो जाएगा जी वहां पे मेडुला, और मेडुला में से क्या बनता है, वहां पे बहुत सारा नस उस सब रहता है ना, वाहिनियां रहते हैं। और यहाँ पे वलकुट से क्या होता है छोटी, यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल्स बनता है, ठीक है। इससे एक कोशिका बड़ी होकर, यानी देखो यहां से इस पुटक से क्या होगा, यानी फॉलिकल से क्या होगा जी, स्ट्रोमा जो था वो वलकुट में बदला, वलकुट से फिर क्या निकला यहाँ पर जी, ओवेरियन यानी फॉलिकल्स निकला, है ना। वो फॉलिकल्स यहाँ पे बड़ा होगा और बड़ा होकर अंड कोशिका बनाती है, और फिर ये ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं से घिरा प्राथमिक पुटक यानी प्राइमरी फॉलिकल्स का निर्माण करता है। देखो यहाँ पर इसका यहाँ पर निर्माण करता है, समझी। यहां से ये पहले विभाजित होगा तो क्या पहले बनाएगा जी, अंड कोशिका पहले बनाएगा, क्या बनाएगा यहाँ पे, अंड कोशिका का निर्माण करेगा, और यही वाला फिर जाके आगे बढ़ के विकसित करके प्राथमिक पुटक का निर्माण करता है, समझे, कोई दिक्कत? अब यहां पर देखो पुटक कोशिकाएं विभाजित होती हैं और दो स्तरों में अंड कोशिका को मतलब क्या करता है जी, घेर कर द्वितीय पुटक यानी सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाती हैं, और अब स्ट्रोमा के ऊपरी भाग में आता है, इससे एक क्षेत्र बनता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, एंड्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको जी, एंड्रम कहते हैं, है ना। और इसमें एक द्रव रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, पुटिका द्रव यानी ल्यूकर फॉलिक्यूलाई कहते हैं इसको, है ना। तो इसको आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए फिर यहां से क्या होगा छोटू, ये जो होगा ना ये द्वितीय फॉलिकल्स बनेगा, ये वाला जो होगा वो द्वितीयक पुटक बनेगा, है ना, पुटक समझे। फिर यहाँ पर तीसरा पुटक बनता है और उसके बाद यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स बनता है। एक अंदर में देखो यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा द्रव है ना, इसी द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी द्रव को हम लोग बोलते हैं पुटिका द्रव। क्या बोलते हैं जी, पुटिका द्रव बोलते हैं। इसमें तुमको द्रव भरा हुआ दिख रहा होगा, इसी द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं, पुटिका द्रव कहते हैं। समझ में आ रहा है, बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो एंट्रक तथा पुटिका द्रव के कारण क्या है, डिम्ब कोशिका एक ओर खिसक जाता है। यानी यहां पर देखो क्या बता रहे हैं, देखो पहले क्या हुआ कि ऐसे ऐसे पहले निर्माण हुआ, है ना, समझे। ऐसा निर्माण हो रहा था तो पहले क्या था जिसमें स्ट्रोमा था, पहले एक स्ट्रोमा था, है ना। स्ट्रोमा जो है किसमें बढ़ता है, दो भागों में, एगो होता है वलकुट, एगो बनता है क्या जी यहाँ पर मेडुला। मेडुला बोलो चाहे माध्यम से बोलो, है ना, इसको कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं, कॉर्टेक्स, है ना। फिर इसको क्या बोलते हैं जी, मेडुला भी कहते हैं। एकरा में तो बहुत सारा डिम्ब वाहिनी सब बहुत सारा रहता है, वाहिनियां रहते हैं। लेकिन एकरा में क्या होता है जी, एकरा में वो कोशिका बनता है, इस कोशिका का नाम क्या हो जाता है जी, अंड कोशिका। फिर ये डेवलप करेगा, क्या बना देगा जी, प्राथमिक पुटक, समझे। ये प्राथमिक पुटक ऐसा रहेगा, ठीक है। अब एकरा में आगे बढ़ेगा तो क्या बनेगा जी, द्वितीय पुटक। अब एकरा में अंदर में क्या कौन सा भाग रहता है, क्या एकरा में रहता है, अंदर में द्रव रहता है, उस द्रव को क्या बोलते हैं हम लोग, पुटिका द्रव कहते हैं।
ये पुटिका द्रव की मात्रा बढ़ता है तो क्या करता है ना कि ये जो तुमको दिख रहा है ये वाला, इसको क्या भी बोल रहे थे, इसको भी क्या बोल रहे थे, भुला जाता है, आय ग्राफिक, हाँ डिम्ब कोशिका बोल रहे थे इसको, डिम्ब कोशिका क्या बोलते हैं इसको जी, डिम्ब कोशिका, है ना। ये डिम्ब कोशिका जो होता है, जैसे कि में द्रव भरता तो एक साइड क्या करता है जी, एक साइड हो जाता है, आ एकरा में ये सब द्रव भरा हुआ रहता है, पुटिका द्रव इसमें ऐसे ही भरा हुआ रहता है, समझी, ठीक। तो ऐसे ही क्या होगा, अब फिर ये आगे बढ़ेगा तो फिर किसका किसका निर्माण करेगा जी, ग्राफियन फॉलिकल्स के, क्या किसका करेगा निर्माण, ग्राफियन फॉलिकल्स का करेगा। और फिर क्या हो जाता है ना जी, यानी ग्राफियर पुटिका करेगा, यानी ग्राफियर फॉलिकल्स का करेगा। और जब बड़ा हो जाएगा तो फिर जैसे ही होगा ये क्या कर जाएगा जी, फिर से यहाँ से ये वाला निकल जाएगा अंडाणु, है ना। कब निकलेगा, मासिक चक्र के 12वें के बाद, यानी 12वां दिन के बाद 14वां दिन के, यानी 15वां दिन के अंदर में 14वां दिन लगभग लगभग वो बाहर निकल जाता है, समझे। तो यहाँ पर अब जाने कि यहाँ पे क्या है छोटी, यहाँ पे पुटिका द्रव रहता है, पुटिका द्रव देख लिए कहाँ होता है कैसे होता है, ये डिम्ब कोशिका भी देख लिए कैसा होता है कहाँ होता है कैसे खसक जाता है एक तरफ में, है ना। अब देखो लेकिन पुटी क्या है यहाँ पे, पुटक कोशिकाओं के साथ अपना संबंध बनाए रखता है। कोशिका जो होता है ना, कोशिकाओं के इस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं जी, क्या यहाँ पे है, डिस्कस प्रोजिलेरस, क्या बोलते हैं इसको, डिस्कस प्रोजिलेरस। यानी देखो ये डिम्ब डिम्ब कोशिका जो है खिसक जाता है एक और, तो पुटक कोशिका के साथ ये क्या करता है जी, अपना ये संबंध बना के, देखो कितनों अलग खसक जाता है ना, फिर भी ये क्या करता है उसके पुटक यानी कोशिकाओं से अपना संबंध को बना के रखता है, जिसके कारण यहाँ पर एक क्या होता है जी, यहाँ पर एक समूह का निर्माण होता है, एक समूह बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्कस प्रोजिलेरस बोलते हैं, है ना। देखो अंड को घेरे एक अकोशिकीय परत रहती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, जोना पेल्यूसीडा बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं, यानी जो अंड है ना, इसके और ऐसे ऐसे जो बिना कोशिका वाला चित्र, बिना कोशिका वाला यहाँ पर एक रचना रहता है, इस रचना को हम लोग बोलते हैं क्या जी, जोना पेल्यूसीडा, क्या बोलते हैं इसको जी, जोना पेल्यूसीडा कहते हैं। इस परत के बाहर अरीय रूप से लंबी लंबी क्या होता है जी, पुटक कोशिकाओं पुटक कोशिकाएं होती हैं, ये कोरोना कोरोना रेडिएटा भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं जी, कोरोना रेडिएटा भी कहते हैं। अब देखो परिपक्व पुटक को पुटक यानी ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। जब ये परिपक्व हो जाता है, पुटक जो होता है जब परिपक्व हो जाएगा, पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, तब इसका नाम क्या हो जाता है जी, ग्राफी, या चाहे बोले ग्राफियन पुटक बोलो, चाहे यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स बोलो, जो क्या करता है, अंडाशय की बाहरी अंडाशय की बाहरी सतह से क्या करता है जी, यहाँ पर निकट यानी खिसक जाता है और वो बाहर चला आता है। अंड निरस्तन के बाद यानी अंड जब अंडाणु जो होता है बाहर आता है, तो पुटक क्या होता है जी, पीले रंग की रचना बनाती है। कैसा बनाती है रचना जी, पीले रंग की रचना बनाता है। यहाँ पर देखो जैसे ही ये क्या करेगा, जैसे ही ये बाहर निकलेगा ना, जैसे ही अंडाणु बाहर निकलेगा तो ये क्या बना देगा जी, पीले रंग का एगो रचना यहाँ पर बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही पीले रंग का एक रचना बनाना शुरू करेगा, समझे, रचना बनाना शुरू करेगा, तो पुटक कोशिका यानी पितिका पितिका कोशिका यानी ल्यूटीन सेल यानी पितिका कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही अंडाणु बाहर निकल जाएगा, कौन सा सेल में निर्मित हो जाएगा जी, ग्राफेन फॉलिक्यूल्स, ल्यूटीन सेल यानी पीतिका यानी पितिका कोशिका में वो परिवर्तित हो जाएगा, समझे।
अब उसके बाद है कि इस प्रकार अंड रहित ग्राफी पुटक जमे रुधिर और पीतिका कोशिकाओं से निर्मित एक कॉपर क्या क्या बनता है जी, उसको कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, समझी। अब एकरा में जो भी जमा हुआ रुधिर या जो भी जमा हुआ एकरा में खून रहता है ना, और यहाँ पे पुटिका का यानी परितिका यानी ल्यूटीन को सेल यहाँ पर जब मिल जाता है तो किसका निर्माण करता है जी, ग्राफिया सॉरी कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है, समझे। यह अल्प यानी क्या अल्पकालीन अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करता है। ग्राफेन पॉली देखो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है क्या करता है जी, एगो ग्रंथि का काम करता है और एकरा से एगो हार्मोन निकलता है ना। इस सॉरी एगो ने दोनों हार्मोन निकलता है, कौन कौन, प्रोजेस्टेरोल और क्या है यहाँ पर एंड्रोजेन नामक यहाँ पर हार्मोन भी ये स्रावित करता है, समझे। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं ना, बताओ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो है कल